हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 2022 का जो हिंदी का पेपर था उसे सॉल्व करेंगे। जी हाँ गाइस, जिसका कोड आप लोग देख सकते हो 801 था। चलिए मैं एक एक प्रश्नों को, जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें जो एक एक प्रश्न है उनको एकदम अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए गाइज, आप लोग का ना समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम में 80% जो मतलब वेटेज रहता है वो प्रीवियस ईयर पेपर का ही रहता है, केवल 20% नया क्वेश्चन पूछता है। तो आप समझ सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना महत्व है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग का ये जो 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है इसको चलिए सॉल्व कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हिंदी में आप जानते ही हो, आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। पूर्णांक 70 यानी 70 नंबर का पेपर होता है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। चलिए फटाफट हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सीधे सीधे स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, और ये 1 अंक का प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है कि मैला आंचल राहुल संकीर्तन की काव्य कृति है। तो भैया ये गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये पहला ऑप्शन? क्योंकि यहाँ मैला आंचल कह रहा है कि राहुल संकीर्तन की काव्य कृति है। ये गलत है। जो ये मैला आंचल है ना, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक उपन्यास, जी हाँ मेरे दोस्तों, उपन्यास विधा की रचना है। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। आई होप आप लोगों को पहला ऑप्शन क्यों गलत है समझ में आ गया होगा। इसमें चलिए जो सेकेंड ऑप्शन है आप लोग देख सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद गोदान, यानी मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। ये बात बिल्कुल सही है। जी हाँ गाइज, जो मुंशी प्रेमचंद का गोदान, गबन गीत आप नाम सुने होंगे, ये सब प्रसिद्ध उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। बाकी ये तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों गलत है, चलिए उसे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। ये गलत है भाई। जो गुनाहों का देवता है ना, उसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ ये प्रश्न क्यों गलत है, तो सुमित्रानंद पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये गलत है। सुमित्रानंद उपन्यासकार नहीं है। एक मतलब सुमित्रानंद पंत, देखिए मैं नहीं है बोल दिया, नहीं, ये सुमित्रानंद पंत है जो एक मेल मतलब लेखक है। आप इनको इनके नाम से फीमेल मत समझ जाइएगा, ठीक है। ये एक मेल यानी पुरुष लेखक है, न कि महिला लेखक। तो सुमित्रानंद पंत एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है और एक लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध है, लेकिन उपन्यासकार के रूप में नहीं प्रसिद्ध है। इनका उपन्यासकार मतलब विधा में कोई रचना नहीं है, कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैंने ये चारों का चारा अच्छे से जो ऑप्शन है इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। इससे देखिएगा आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा। नहीं तो अब तक मैं 3 से 4 क्वेश्चन करा गया होता फटाक फटाक ऐसे, लेकिन उस प्रकार से पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसका फर्स्ट ही प्रश्न का ख। देखिए फर्स्ट ही प्रश्न का ख है। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, और यहाँ पे देखिए कई कृति का नाम दे दिया है। इसमें से किसी एक कृति का नाम लिखना होता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, और ये 1 मार्क का प्रश्न होता है। चलिए मैं चारों का बता देता हूँ। जैसे आप लोग का मतलब यहाँ पे सबसे पहला क्या है, प्रतिशोध है। तो प्रतिशोध के लेखक कौन है, तो देखो प्रतिशोध के जो लेखक है ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीर सावरकर। जी हाँ मेरे दोस्तों, वीर सावरकर, वीर मैं लिख ही देता हूँ, सावरकर वो है, ठीक है। उसके बाद चलिए जो अगली मतलब अगली रचना है उसका हम लोग देख लेते हैं, भूले बिसरे चित्र। ये जो है मतलब भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन है, भगवती चरण वर्मा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आवारा मसीहा, सब लोग जानते हैं कि आवारा मसीहा मतलब विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। और यहाँ एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आवारा मसीहा से रिलेटेड, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। काफ़ी मस्त चीज़ है ये। देखिए आवारा मसीहा जो ये चीज़ है ना, इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने। यहाँ मैं लिख देता हूँ विष्णु प्रभाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है। और 2 रचनाएं होती है, एक जीवनी और एक आत्मकथा। जीवनी क्या होता है, जैसे कोई लेखक मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो वह रचना जीवनी कहलाती है। और कोई लेखक अपने स्वयं के बारे में, स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखे तो वह आत्मकथा विधा की रचना कहलाती है। तो यहाँ आवारा मसीहा क्या है, आवारा मसीहा पे जीवनी विधा की रचना है। मतलब आपका मतलब यहाँ ये निकलता है मतलब कि किसी दूसरे लेखक के नाम पे मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब बारे में यहाँ पे लिखा गया है,
मतलब आवारा मसीहा ये पुस्तक का जो नाम है, ठीक है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जो एक बांग्ला लेखक है, ठीक है, बांग्ला लेखक उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, हाँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, उन्हीं के जीवन पे ये आवारा मसीहा लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा, ठीक है। और जो वो बांग्ला लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि उनका एक उपन्यास है देवदास, उनका क्या है, एक उपन्यास है देवदास। और इसी उपन्यास के मतलब ये उपन्यास जो देवदास है, इसी के आधार पे जो आप शाहरुख खान की फिल्म देखते हो देवदास, आप देखे होंगे शायद, मैं आशा करता हूँ, वो बना हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो कितना ये हिंदी साहित्य का मतलब महत्व है। और ऐसा ये नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हुई है, ठीक है। तो मैं मतलब काफ़ी गहराई में चला गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ केवल सिंपली ये याद रखिएगा कि आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी है और आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। और यहाँ ठूठा आम देख लेते हैं, तो देखो जो ठूठा आम है इसके लेखक, ठीक है, वो कौन है, तो वो है भगवत शरण उपाध्याय। यहाँ पे देखिए ये भगवत शरण उपाध्याय, और यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे, हम लोग सेकेंड ये भूले विसर्जित, तो ये थे हम लोग के भगवती चरण वर्मा, और ये ठूठा आम के भगवत शरण उपाध्याय। और ये संस्मरण विधा की रचना है। ठूठा आम कई बार मतलब ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इन चारों को आप लोग याद कर लीजिएगा, चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे दोस्तों, चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ग प्रश्न सॉल्व करते हैं। ग क्या है कि लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो देखिए जो लहरों का राजहंस है ये मोहन राकेश जी द्वारा लिखित, ठीक है, नाटक विधा पे आधारित रचना है। तो एक मार्क इसका भी आपको मिल जाएगा अगर लिख देते हो तो। उसके बाद देखिए इसी का ग प्रश्न है, पहले का ही कि जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए जय पराजय, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। देखिए जय पराजय नाम से दो लोगों ने रचनाएं की है, एक उपेंद्र नाथ अस्क ने और एक श्याम नारायण पांडे ने। लेकिन जो उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा है वो नाटक विधा है, ठीक है, और जो मतलब श्याम नारायण पांडे ने लिखा है वो कहानी विधा की रचना है, ठीक है। तो मतलब एक ही नाम से जय पराजय ही नाम से, जय पराजय नाम से एक आप लोग का नाटक विधा की रचना है जिसको लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने, और जय पराजय नाम से ये कहानी विधा की रचना है जिसको लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। तो यहाँ पे अब प्रश्न पूछ रहा है कि जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। केवल यहाँ पे लेखक का नाम पूछ रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक सही होगा, ठीक है। तो चलो ये एक मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पे आधारित रचना है। तो देखिए जो राजेंद्र यादव की ये जो प्रतीक्षा है ना, नई कविता, ठीक है, नई कविता युग पे आधारित रचना है, ठीक है। नई कविता एक हिंदी गद्य की मतलब ये विधा है, नई कविता इसी पे आधारित ये रचना है, ठीक है। जैसे आप लोग का नाटक एक विधा है ना हिंदी गद्य का, उसी प्रकार ये नई कविता एक विधा है हिंदी का, उसी पे आधारित ये प्रतीक्षा रचना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ जो ये सेकंड प्रश्न है इसको कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न में आप लोग देख सकते हो जो क प्रश्न है यह 2 मार्क में आता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे देख सकते हो, और बहुत बार आ चुका है। जी हमारे दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है कि रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ओके, मतलब रीतिकाल के 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम भी हमें लिखना है। तो यहाँ चलो मैं आपको बताता हूँ कि रीतिकाल के 2 कवि कौन कौन से हैं। तो देखो आप लोग याद रखिएगा, ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी नहीं मेरे दोस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये दूसरे का हम लोग का क प्रश्न है। तो देखो बिहारी, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा बिहारी, मतलब ये दूसरे का क का आंसर है कि बिहारी और केशव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिहारी और केशव, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा। और इसमें जो बिहारी जी हैं इनकी रचना आप लोग जानते हो, बिहारी सतसई, ठीक है, और केशव की रचना रामचंद्रिका, ये दोनों रचनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 हम लोग के ये कवि हो गए रीतिकाल के, एक बिहारी जी और एक केशव, ठीक है, केशव जी। अब जिसमें ये बिहारी जी की जो रचना है, मतलब एक रचना का नाम वो बिहारी सतसई है और केशव जी की कौन है, रामचंद्रिका। तो यहाँ से हमने देख लिया रीतिकाल के एक एक कवि का नाम और इनकी एक एक रचना का भी नाम देख लिया, और इसका आप लोग को 2 मार्क मिल जाएगा। तो चलो ये हम लोग का दूसरे का क प्रश्न हुआ। अब ख देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ख क्या है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे ये ख प्रश्न है, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्षयवादी युग की, जी हमें दोस्तों क्षयवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का
उल्लेख कीजिए। प्रवृत्ति यानी वही विशेषताएं, हमें क्षयवादी युग की विशेषता बताना है। ये प्रश्न कितने बार ये दोनों के दोनों आ चुके हैं यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को क्लियर कर दिएगा, देखिएगा आपके इस बार के भी एग्जाम में डिट्टू ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये दोनों के दोनों क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, तो चलिए क्षयवाद की मतलब क्षयवादी युग की हम दो विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्षयवादी कवि कौन कौन से हैं, तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चारों के चारों ना क्षयवादी मतलब क्षयवादी युग के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो क्षयवादी कवि अगर पूछे तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी का भी आप नाम लिख सकते हो। या क्षयवादी युग की रचना का नाम पूछे तो इनमें से किसी एक की रचना का नाम लिख दोगे तो क्षयवादी युग की रचना ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें इसकी विशेषता बताना है। तो क्षयवादी युग की विशेषता में आप लोग मतलब कई विशेषताएं लिख सकते हो, लेकिन सामान्यतः दो ही पूछता है। ठीक है, तो दो ही आपको लिखना है, मैं कई ठे बता देता हूँ। फर्स्ट सौंदर्य भावना, जी हाँ मेरे दोस्त, फर्स्ट आप लिखिएगा सौंदर्य भावना। देखिए सौंदर्य भावना मीन्स मतलब इस समय के जो काव्य है ना उनमें देखा गया है कि मतलब सुंदरता का काफ़ी लोप होता है। ठीक है, तो ये सौंदर्य भावना वही उसी से आया हुआ है। और सेकंड क्या है, प्रकृति का मानवीकरण, जो प्रकृति है उसका मानवीकरण, प्रकृति का मानवीयकरण। इससे मतलब क्या है, ये कहने से क्या मतलब है, ये सेकंड मतलब पहला हम लोगों ने क्या देखा, सौंदर्य भावना, और सेकंड विशेषता प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण कहने से मतलब कि उस समय की जितनी भी रचनाएं मतलब देखी जाती हैं उसमें देखा जाता है कि प्रकृति को एक मतलब सचित्र सजीव की तरह मानकर उसका वर्णन किया गया है, मतलब उस समय के काव्यों में। तो ही एक ये भी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, एक और मैं केवल आपको दो ही बोला है, एक मैं और बता देता हूँ, चिंतन की प्रधानता। ठीक है, चिंतन की प्रधानता, एक रहस्य भावना भी आप लिख सकते हो। तो ये मैंने 4 ठे बता लिया, आप कोई 2 याद कर लीजिएगा या 4 भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कभी आप भूल गए बाई चांस तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद ये निचला हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए खुशबू का शिलालेख किस युग की रचना है। काफ़ी भाई काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट। ओके चलो यार देख लेते हैं, काफ़ी तेज बारिश आ गई एकाएक। ठीक है, और भाई बाहर सोया हुआ था तो उस चला गया मैं देखने, लेकिन घर के अंदर आ गया था वो पहले से ही। चलो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो हम लोग का ये हम लोग इसको देख रहे हैं कि खुशबू का शिलालेख किस युग की रचना है। ठीक है, और ये 1 मार्क में प्रश्न पूछता है। देखिए खुशबू की शिलालेख, ठीक है, ये कविता विधा की रचना है। और किसकी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की। आप लोग याद रखिए, खुशबू के शिलालेख कविता विधा की रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठीक है, बाकी ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन में इतना ही प्रश्न पूछता है। अब चलिए हम दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का होता है। और तीसरा प्रश्न क्या होता है, तीसरा प्रश्न आप लोग का होता है, ठीक है, गद्यांशों पे आधारित प्रश्न। और देखिए गद्यांश मतलब इसमें क्या होता है कि गद्यांश एक देखिए जैसे ये दिया है, इसमें भी 2 देता है, एक क दिया है और देखिए एक नीचे यहीं पे आपका ये यहाँ अथवा कर कर यहाँ पे देखिए नीचे ये ख दिया हुआ है, यहाँ पे अथवा नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे ख दे दिया है। तो आप क कीजिए कि तो ख कीजिए, ये आपके गद्य पाठ से होता है, गद्य में जितने भी लेसन है। और सेम ये तीसरे के बाद जो चौथा प्रश्न होता है ना वो आपके पद्य भाग से होता है, और वो भी तीसरे की बात है। ये जो चौथा प्रश्न होता है ये आपके पद्य से होता है। ठीक है, और इसमें भी क और ख आपका ऑप्शन होता है, और दोनों में से कि तो आप क कीजिए कि तो ख कीजिए, इसमें भी गद्य में भी और पद्य में भी। तो चलिए हम लोग इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए जो हम लोग का फर्स्ट है, यहाँ पे हम लोग ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट मैं ऊपर आ जाता हूँ। ओके, ये तीसरे का जो हम क है इसको देख लेते हैं। ठीक है, बाकी हम इसमें सारा सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करना होता है। और देखिए जैसे ये गद्यांश दिया है और इससे रिलेटेड ये नीचे 3 ठे मतलब प्रश्न पूछा है। इन 3 ठे प्रश्न इसमें क्या पूछा है कि पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब ये ऊपर जो गद्यांश दिया गया इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप कैसे लिख पाओगे भाई, जब इसको पहचानोगे कि यह किस लेसन का है और उस लेसन के लेखक कौन है, तभी तो संदर्भ लिख पाओगे। क्योंकि संदर्भ में तो आपका मतलब लिखना पड़ता है ना, लेखक का नाम और मतलब जिस चैप्टर का नाम लिखना पड़ता है। तो इसको आपको पढ़कर पता लगाना होता है कि यह किस चैप्टर से है आपके और उसके लेखक का नाम कौन है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी गद्यांश होंगे उनका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो फिर ये मतलब दिक्कत कर देगा। और उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए जैसे ये ऊपर ये रेखांकित अंश देखिए, नीचे काला काला से ये किया गया है ना, इसकी आपको व्याख्या करना है। उसके बाद आप लोग का मतलब एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो
इसको आप जब पढ़ोगे गद्यांश को तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। बाकी चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि ये आपके किस चैप्टर से। देखिए आप इसको पढ़ोगे कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यहीं पे पढ़ने से मालूम होता है मुझे, ठीक है। शायद आपको अभी मालूम हुआ होगा कि नहीं, कि यह आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है, जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का मित्रता, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी का ये गद्यांश है, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या लिख दोगे, यहाँ पे जो संदर्भ है आप लोग लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो यहाँ पे जो ये रेखांकित अंश है इसकी आप लोग व्याख्या करते रहना। ये जो है बाकी मैं इसको अच्छे से बोर्ड की कॉपी पे एकदम अच्छे से इसको लिख कर आपको बाद में इसको अच्छे से एकदम कराऊंगा। बाकी मैं आपको बता दिया, आप करते रहिएगा। इसके बाद चलिए इसका ख देख लेते हैं। ये क हो गया, इसके बाद हम लोग ख देख लेते हैं। देखिए ये ख है, आपको की तो क करना होता है कि तो ख करना होता है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, ठीक है। बाकी मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये जो सेकेंड वाला है, ये आज विज्ञान मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, ठीक है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत, यहाँ पे देखिए जागृत लिखा हुआ है, रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग को प्रोत्साहित करे। देखिए ये वाला शायद मुझे पकड़ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये शायद आप लोग का जो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा एक लिखित चैप्टर है उसमें का है, मुझे शायद ये लग रहा है कि इसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा मुझे अभी याद ये नहीं आ रहा है पढ़ने से एकाएक, ठीक है। अभी मैं डिस्टर्ब हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश हो रही है तेज, ठीक है। चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है, ठीक है। ये चौथा प्रश्न, यहाँ इसका क है क्या, कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसमेरो चरो नीत नंद की धेनु मझारन। देखिए इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ आप लोग का ये ये आपको लगता है कि इसमें कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है खासकर, ठीक है। और कृष्ण के बारे में किसमें आपको बताया जाता है, आप देखे होंगे रसखान जी सवये में, अपने सवये में कृष्ण की ये व्याख्या करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये रसखान जी द्वारा लिखित है और सवये, रसखान के सवये से ये लिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो। बाकी इसको मैं आपको एकदम डिटेल में आपको कराऊंगा कि इसका कैसे हम लोग संदर्भ तो आप लिख ही लोगे, मैं बता दिया कि तो ये रसखान जी द्वारा लिखित गया है और उनके सवये पाठ से, ठीक है। तो आप संदर्भ लिख लोगे। इसका व्याख्या कैसे करते हैं उसको मैं बता दूंगा, तो आप इसका व्याख्या भी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर रखता है अनुराग। इसका तो मैंने एक वीडियो में पूरा का पूरा संदर्भ व्याख्या कराया हुआ है एकदम अच्छे से लिखकर बोर्ड की कॉपी पे। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसी में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा कि मैंने कैसे किया हुआ है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यह आप लोग का एक लेसन है पद्य में स्वदेश प्रेम, ठीक है, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, ठीक है। स्वदेश प्रेम जिसको लिखा है किसने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने, उसी लेसन का है। तो आप इसकी संदर्भ व्याख्या करते रहिएगा। तो इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों को कर लिया, 4 प्रश्नों को कर लिया। 5वां प्रश्न होता है आप लोग का ये जीवन परिचय से रिलेटेड, और इसमें आप लोग का क होता है, ठीक है। देखिए आपके गद्य से ये जीवन परिचय आता है, और इसमें क्या होता है कि आपको जीवन परिचय लिखना होता है, और किसी एक का, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है, और उसकी एक रचना का नाम, आप लोग को इसको 3 मार्क मिल जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब शंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिएगा। मैं लिखवा भी दिया हूँ, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिएगा, 100% आप लोग को एग्जाम में फंस जाएगा। 5वें का ये क है, और ख में आप लोग का पद्य से आता है, वो ऊपर वाला गद्य से था, ये पद्य से आता है। और पद्य में मैंने आपको बताया कि तुलसीदास, महादेवी वर्मा और एक आप
किसी मतलब सूरदास का या फिर किसी और का एक याद कर लीजिएगा। आप तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा इन तीनों का याद कर लेते हो। एक आप सुमित्रानंद पंत, 4 ही याद कर लेना, इस क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेशन है तो 4 ही याद कर लेना, चारों में से कोई एक तो फंस ही जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा चांसेस है कि महादेवी वर्मा और तुलसीदास का और सूरदास का, इन तीनों को याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो इन दो इसमें मैंने आपका महादेवी वर्मा जी का जो है एकदम मैंने अच्छे से शॉर्ट में लिखवा रखा है, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग का, ये आप लोग का मतलब ये मतलब संस्कृत वाला पार्ट, हिंदी के पीछे संस्कृत वाला पार्ट आ जाता है, उसी का है। ठीक है, तो चलिए इसको आप मतलब देखते रहिएगा। ये यहीं से पढ़ने से पता चलता है कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, ये लग रहा है कि भारतीय संस्कृति से है। आप लोग का संस्कृत में एक लेसन है, पीछे हिंदी के ही पीछे उसी का एक लेसन है भारतीय संस्कृति, उसी से ये है। तो इसका आपका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। कैसे किया जाता है मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। बाकी मैं इस वीडियो में यही 5 ही प्रश्न रहने देता हूँ। यहाँ पे कुछ निश्चित प्रश्न होता है, उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ये आप लोग का एक श्लोक होता है जो 2 नंबर में आता है, निश्चित होता है, हर साल आता है। तो इसको भी मैंने लिखवा रखा है, 3 श्लोक आपका लिखवा रखा है, तो तीनों आसान आसान काफ़ी। तो आप चैनल पे जाकर वही हिंदी की प्लेलिस्ट में ही सारी की सारी वीडियो चाहिए मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न 8वां का ही निश्चित होता है। 8वें के 3 प्रश्न होते हैं, जैसे करुण रस और हास्य रस, आप लोग के एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, उसके बाद रूपक, उपमा और एक अलग सा, उत्प्रेक्षा, यही तीनों अलंकारों में से मतलब आपका आएगा। ये ख प्रश्न के अंतर्गत और ये ग प्रश्न के अंतर्गत निश्चित है आपका, की तो रोला की तो सोठा, बस। तो ये चीजें निश्चित होती हैं। बाकी ये नीचे बहुत सारी चीजें है आप लोग का, ये उपसर्ग प्रत्यय मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है आप लोग का। यहाँ ये तो उपसर्ग है और नीचे आप लोग का ये देखिए ये प्रत्यय है, और नीचे उसी प्रकार आप लोग का यहाँ पे समास है। समास मैंने पूरी डिटेल में अभी पढ़ाया हुआ है, और ये आपका तत्सम तद्भव मैंने पढ़ाया हुआ है, सारी चीज़ें ये पढ़ाया हुआ है। आप मैं हिंदी की प्लेलिस्ट इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाकर सारी की सारी ये चीज़ें देख सकते हो। बाकी चलिए इसको मैं एक बार पूरे डिटेल में बोर्ड की कॉपी पे एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बोर्ड की कॉपी पे, ठीक है, मैं आपको लिखकर एक बार इसका पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हम लोग मतलब इन क्वेश्चंस को लिखते हैं। बाकी मैं रहने देता हूँ इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।